हेलो दोस्तों, एक बार मैं रोहित कुमार गौड़ आपका पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान अकेडमी पर स्वागत करता हूं और मैं उस सोशल के उस सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूं जो आपके लिए विषम परिस्थितियां पैदा करता है। जैसे आपके सिलेबस का जो पहला चैप्टर है सोशल का, क्लास 10 का, यूरोप में राष्ट्रवाद दो ही मुद्दे ऐसे हैं जो अध्येता होते हैं, अध्ययनकर्ता होते हैं, उनके मस्तिष्क में कहीं न कहीं विषाद की स्थिति बनी, उन्हीं की वजह से विषाद की स्थिति बनी रहती है। वो कितना भी पढ़ ले नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, कितना भी पढ़ ले उसके बारे में अच्छे से जान नहीं पाते, या पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल उनको नॉलेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनके उत्तर लेखन में कहीं न कहीं से कमी आ जाती है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ पर बच्चों को पढ़ते हुए देखता भी हूँ, तो जो पढ़ते हैं तो वो केवल ऊपरी सतह का पढ़ते हैं और एकदम समझिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बांध नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि जो मैंने अगर पहला दिया है, क्योंकि इटली का जो एकीकरण था मैंने पहले वीडियो में दे चुका हूं और दूसरे वीडियो में इसके जर्मनी का एकीकरण मैं आज पढ़ाने वाला हूं। मैंने आप लोग से कहा भी है कि 2 चैप्टर है, क्योंकि अगर सोशल का 10 का क्लास 10 का अगर 2 चैप्टर पढ़ लिया जाए, पहला यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, अगर 2 चैप्टर ध्यान से अगर पढ़ लिया जाए तो 50 से 60% सिलेबस कवर हो जाता है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इन्हीं 2 चैप्टरों से फंस जाता है प्रश्न, अवश्य ही फंस जाता है। ठीक है, तो 50% सिलेबस इसी दोनों चैप्टर से कभी कवर हो जाते हैं। तो आइए वक्त को ना जाया करते हुए पहला मैंने पढ़ लिया इटली का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पहला खंड था, इसमें इटली का एकीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया था, अच्छी तरह से देखा, नहीं देखे तो आप जाके पहले वीडियो में देख लीजिए। और आज हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण भी इससे जुड़ा हुआ है, वैसे ही हूबहू इसका पैटर्न मैंने रखा है, तो हूबहू ऐसे पैटर्न रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम समझते हैं आपके चैप्टर का जो खंड है वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। पहले हम किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके भौगोलिक स्थिति को देखेंगे कि किसके किनारे स्थित है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति बहुत काफ़ी हद तक निर्धारित करता है कि उस राज्य की स्थिति क्या होगी, राजनीतिक आर्थिक स्थिति क्या होगी, उसका निर्धारक कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति होता है। ठीक है, इधर देखिए, जैसे ये आप पूरा जर्मनी देख रहे होंगे, पूरा जर्मनी, तो इस जर्मनी के बारे में बात कर लिखेंगे क्या, एक छोटा सी मैप बनाएंगे और लिखेंगे जर्मनी एक यूरोपीय देश है, आप अंडरलाइन करेंगे, एक यूरोपीय देश जो मध्य यूरोप में स्थित है। ठीक है, जिसके उत्तर में नॉर्थ सी, उत्तर में नॉर्थ सी, देखिए ये नॉर्थ सी है, इसको हम उत्तरी सागर कहते हैं। क्या? उत्तरी सागर, इसको हम उत्तरी सागर कहते हैं, नॉर्थ सी। ठीक है, या उत्तर सागर या उत्तरी सागर कहते हैं। एवं बाल्टिक सागर, ये देखिए इसको बाल्टिक सागर कहते हैं, ये उत्तरी सागर हो गया, बाल्टिक सागर हो गया, ये बाल्टिक सागर तथा डेनमार्क अवस्थित है, ये डेनमार्क है। ये मुद्दा भी आपको छेड़ा जाएगा, इसको ध्यान रखना, इसको हम डेनमार्क कहते हैं। क्या? डेनमार्क है, ये ध्यान में आपको रखना होगा, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है ये। डेनमार्क की अवस्थिति, डेनमार्क अवस्थित है, देश स्थित है पूर्व मतलब ये तरफ, पूर्व में पोलैंड, चेक गणराज्य, ये आपका पोलैंड रहा, ये आपका चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य रहा, रिपब्लिक गणराज्य चेक राज्य है, चेक गणराज्य रहा। दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रिया, दक्षिण पूर्व मतलब ये, जैसे ये दिशा 2 बन गया तो दक्षिण पूर्व मतलब ये होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये दक्षिण पूर्व होता है। तो ये जो सेक्टर है ये इसको हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो इस एरिया में, मतलब इस एरिया में आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, 2 चीज़ आप विशेष ध्यान रखिए, पोलैंड और फ्रांस। ठीक है, दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रिया अवस्थित है, दक्षिण पूर्व में था लेकिन दक्षिण में क्या है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये रहा फ्रांस आपका और ये रहा स्विट्जरलैंड, ये दक्षिण में अवस्थित है। हालांकि इसकी कुछ फ्रांस की जो स्थिति है कुछ दक्षिण पश्चिम में जैसी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड अवस्थित है। तब पश्चिम में नीदरलैंड व बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये आपका रहा नीदरलैंड, ये रहा बेल्जियम और ये छोटा सा रहा लग्जमबर्ग। ठीक है, ये अवस्थित है, लग्जमबर्ग देश स्थित है। जर्मनी 1871, इसके आज जो एकीकरण हुआ था 18 जनवरी 1871 से पूर्व कई टुकड़ों में विभाजित था। ये जो जर्मनी आप देख रहे हैं ये कई टुकड़ों में विभाजित था, जैसे सैक्सनी था, बर्लिन था, हैम्बर्ग था, उसके बाद राइन क्षेत्र था, कई क्षेत्रों में विभाजित था, सेल्सविक था, होल्स्टीन था, तो इन कई क्षेत्रों में विभाजित था। तो हम देखते हैं जो बिस्मार्क के अथक प्रयास से 1871 में एकीकृत हो गया, मतलब जो बिस्मार्क के यहाँ के जो चांसलर हुए 1866 के आसपास उनकी नियुक्ति की गई। ठीक है, 66 से लेकर 71 तक ये यहाँ के जर्मनी के जो है चांसलर रहे। ठीक है, तो उन्हीं के नेतृत्व में इस जर्मनी का जो बिखरे हुए राज्य थे, जो विखंडित राज्य थे, उनको एक मतलब जो एक राज्य, मतलब जो खंडित राज्य थे, जो खंडित प्रदेश थे, जो खंडित
प्रांत थे उनको एक में मिलाया गया जर्मन की बिस्मार्क की कूटनीति के माध्यम से। अगर शायद बिस्मार्क ना होता तो शायद जर्मनी को जितना बड़ा आज जर्मनी है शायद भी खंडित स्थिति में होता, कई प्रांतों में बटा हुआ होता। तो यह इसकी भौगोलिक स्थिति रही। इसका सामान्य परिचय एक बार फिर देखिए, आपको इधर देखिएगा नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, इधर देखिएगा आपको बाल्टिक सी, ठीक है। पूर्व में आपको दिखा पोलैंड, चेक गणराज्य, उसके बाद दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रिया, आप दक्षिण में देखेंगे स्विट्जरलैंड, दक्षिण पश्चिम में देखेंगे फ्रांस, इधर बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, इतने देश अवस्थित हैं। इतना आपका सामान्य परिचय आप लिखेंगे, थोड़ा सा मैप बनाकर वहीं ड्रॉ कर देंगे और थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हूबहू मैंने बताया था कि जैसे मैंने पहले में आपको पढ़ाया, जैसे मैंने पहले इटली में जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे इसमें भी लेके चलूंगा ताकि आपको वो जो पैटर्न है बना रह जाए और समझने में आपको आसानी हो। तो कोई भी देश जब विखंडित होता है तो उसको एक करने का जब प्रयास किया जाता है, उसको एकीकृत करने का जब प्रयास किया जाता है तो कहीं ना कहीं कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उन बाधाओं, यही बाधाएं जो हैं कहीं ना कहीं जर्मनी के सामने थी। जर्मनी के जितने भी नेता अगर सक्षम हुए वो बनाने का प्रयास किए तो कहीं ना कहीं ये जो बाधाएं थे इनके भी सामने थी। तो आइए उन बाधाओं पर थोड़ा गौर करते हैं, ये आपको अवश्य डालने हैं, ठीक है। पहला, धार्मिक संघर्ष। धार्मिक संघर्ष का मतलब होता है कि जो जर्मनी जो था वो, जिससे पूरा जर्मनी हो गया, मान लीजिए पूरा जर्मनी है, ठीक है। तो जर्मनी धार्मिक रूप से दो भागों में बटा हुआ था। इधर जो था उत्तर में प्रोटेस्टेंट था, क्या था? प्रोटेस्टेंट धर्म था। और जो दक्षिण में था इधर क्या था? कैथोलिक। क्या था? कैथोलिक। ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर में आपका प्रोटेस्टेंट धर्म था, आप लिख देंगे यहां पर उत्तर में यहां पर जो था प्रोटेस्टेंट धर्म था और ये दक्षिण में जो था ये क्या था? कैथोलिक धर्म था। तो आप जानते हैं कि कोई भी देश हो वहां पर धर्म को विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे हमारे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ वो कहीं ना कहीं उसके पीछे धार्मिक ही मुद्दा विशेष कारण और तत्कालिक कारण रहा कि किसी व्यक्ति ने, किसी सैनिक ने चर्बी से निकालना जो खींचा जाता था कारतूस, उसमें बताया कि कहीं इसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है जो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है, जिसकी वजह से ही वहां पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तत्कालिक कारण वही बना। तो आप जानते हैं कोई भी धर्म हो, यदि किसी निश्चित क्षेत्र में दो विपरीत धर्म रह रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए एक मुस्लिम धर्म, एक हिंदू धर्म है। अगर मुस्लिम धर्म जो है वो मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं करता है, हिंदू धर्म मूर्ति पूजा का समर्थक करता है, तो कहीं ना कहीं दोनों के आचार विचार, वेशभूषा, संस्कृतियां, मान्यताएं हैं वो अलग होंगी। हो सकता है दोनों में टकराव की स्थिति हो। तो हूबहू ऐसी ही स्थिति आपके जर्मनी में भी थी। जो उत्तरी जर्मनी था कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थक था और जो दक्षिणी पार्ट इसका था वो कहीं ना कहीं कैथोलिक धर्म का समर्थक था। हालांकि ये दोनों ही क्रिश्चियन धर्म के पार्ट थे, ठीक है, दोनों के समर्थक थे। तो दोनों में संघर्ष होता था जिसकी वजह से एक होना इसका थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा था। नामुमकिन से क्या कहें, थोड़ा दिक्कत हो रही थी इसकी वजह से। तो पहला पॉइंट ये आप लिखेंगे, जर्मनी के उत्तर में प्रोटेस्टेंट धर्म, वहीं दक्षिण में कैथोलिक धर्म थी। दोनों के विपरीत मान्यताओं के चलते जर्मनी को एकीकृत करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। आप दूसरा देखिए, बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे आप लोग। दूसरा, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना। मैंने बताया कि जर्मनी है कई टुकड़ों में विभाजित था। कहीं आपका सैक्सनी है, कहीं राइनलैंड है, कहीं साउरलैंड है, कहीं एल्सस है। तो कई क्षेत्रों में सेल्सविग होल्स्टीन कई क्षेत्रों में विभाजित था, जिसकी वजह से इसका एक होना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। कई छोटे छोटे शासक, छोटे छोटे राजा छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर अलग अलग शासन करते थे और जो राजा किसी दूसरे राजा का या फिर किसी एक छत्र शासन के तले नहीं आना चाहते थे, वो गुलाम नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर अकेले हैं तो स्वतंत्र है, भले ही उनका छोटा प्रदेश है लेकिन अकेले हैं, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन वो बाह्य क्षेत्र को नहीं जान पाए कि कोई पड़ोसी आकर उनको, पड़ोसी देश आकर उन पर जो है आक्रमण कर देगा, ये इस चीज को नहीं जानते थे, ठीक है। इस चीज से ना वो परिचित नहीं थे। तो छोटे छोटे राज्यों का छोटे छोटे टुकड़े, मतलब जो राज्य था छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित होना भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बाधा थी उनके लिए, उनके एकीकरण में। अगला देखिए, आरंभ में राष्ट्रवाद का अभाव। जैसे मैंने बताया कि जब छोटे छोटे राज्य होंगे तो पूरे के पूरे देश में राष्ट्रवाद का अभाव कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि जोड़ने जैसी कोई भावना उसमें नहीं होगी। मैंने आपको शुरू में बताया कि राष्ट्र जो होता है भाव होता है जो पूरे क्षेत्र को, निश्चित क्षेत्र को एक में जोड़े रखने का प्रयास करता है। तो इटली में ऐसा कुछ नहीं था। इटली में सब क्षेत्र अलग अलग विभाजित थे, सब अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते थे, अलग अलग राजाओं के अधीन। अगला है प्रमुख बाधा, जो प्रमुख आपका बाधा था मैटरनिक है। मैटरनिक आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। देखिए
जो ऑस्ट्रिया प्रदेश है, मैंने आपको बताया था कि जो सैडोवा युद्ध हुआ, सैडोवा युद्ध वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य हुआ था। तो जो मेटरनिक है वो कभी नहीं चाहता था कि यदि वो जानता था कि यदि जर्मनी का एकीकृत हो जाएगा तो, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया है आपका मैंने दिखाया कि इसी साइड है यहाँ पर ऑस्ट्रिया, ठीक है, यहीं पर ऑस्ट्रिया है ये वाला क्षेत्र। तो इन दोनों में, जर्मनी में और इसमें हमेशा संघर्ष होते रहते थे। तो ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहेगा कि ये पूरा एक हो जाए। यदि एक हो जाएगा तो पूरे ऑस्ट्रिया को कब्जा कर लेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि कहीं ना कहीं कि जर्मनी का एकीकृत हो या जर्मनी एकीकृत कभी काल हो पाए, वो समृद्ध हो पाए, कभी नहीं पड़ोसी देश चाहता। तो ठीक ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहता था कभी आप एक हो पाओ, जर्मनी कभी एक हो जाए, वो कभी चाहता ही नहीं था। ठीक है, इस तरह से आपका वहाँ का जो चांसलर था मैटरिंग, वो कभी नहीं चाहता था इसका एक हो पाए। इसलिए उसने राष्ट्रवादी जो आंदोलन, एक्चुअली जो यहाँ के जो राष्ट्रवादी आंदोलन उठते थे इस क्षेत्र के, ऑस्ट्रिया जो सटे हुए जो क्षेत्र थे, यदि इनमें राष्ट्रवाद का लहर उठता भी था तो क्या करता था, इनको दबा देता। उदारवादी जो आंदोलन थे उनको कुचल देता था। ठीक है, उनको कुचल देता। राष्ट्रवादी आंदोलन यहाँ पर चाहे कोई राष्ट्रवादी आंदोलन उठे या फिर उदारवादी आंदोलन उठे, तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर जर्मनी जो मेटरनिक था यहीं से आता था और इनको क्या करता था, दबा देता था, कुचल देता था, ताकि वो आगे बढ़ के पूरा का पूरा जर्मनी में एकीकरण का लहर दौड़ा दे, इसलिए उनको पहले ही कुचल देता था। अगला है एकीकरण के नेतृत्व में असमंजस। ठीक है, असमंजस है। ठीक है, कि एकीकरण का नेतृत्व कौन संभाले। नेतृत्व का मतलब यह है, छोटा सा आपको थोड़ा सा मैप बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्र है ये विशेष करके प्रसा का क्षेत्र है। किसका? प्रसा का। ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र प्रसा का क्षेत्र है और नीचे क्या है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया सोच रहा था कि मैं अपने अधीन इसको एकीकृत करूं और प्रसा चाहता था कि मैं इसके अधीन, मतलब जो पूरे जर्मनी का एकीकरण है मैं इसके अधीन करूं, क्योंकि सब टुकड़ों में विभाजित था, सब टूटा हुआ था। तो प्रसा कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया भी दांव पेच लगाने का प्रयास करता था कि हो सकता है मेरे प्रयास से जो है पूरे की पूरी जर्मनी एक हो जाए, तो जो ये जर्मनी मेरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रसा का जो चांसलर था, प्रसा के जो राजा थे, वो इसको एक करना चाहते, जैसे विलियम फ्रेडरिक चतुर्थ था। ठीक है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था, वो चाहता था कहीं ना कहीं मेरे अधीन में हो जाए। ठीक है, तो दोनों में खिंचातानी चल रही थी, जिसकी वजह से भी इटली का एकीकरण होना थोड़ा बाधा लगा, मतलब असमंजस लग रहा था उसमें। अगला है फ्रैंकफर्ट संसद की असफलता। अब इसको समझिए आप लोग। जो फ्रैंकफर्ट है, फ्रैंकफर्ट के समय एक राजा वहां का था, फ्रेडरिक, इसको कहते थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ यहां का राजा था। तो जो ये राजा है जर्मनी का, प्रसा का, उसमें राजा था ये। ठीक है, राजा था। तो फ्रैंकफर्ट की संसद में बैठता था। तो फ्रैंकफर्ट की संसद में कई उदारवादी भी नेता बैठते थे, कई पूंजीवादी नेता भी बैठते थे। सब उदारवादी और पूंजीवादी ने मिलकर ये राय अपनाया कि हे विलियम फ्रेडरिक महोदय, जो आप ऐसा कीजिए कि हम लोग अपने अथक प्रयास से, जो अपने प्रयास से पूरे जर्मनी को एकीकृत करने का प्रयास करें। तो जो यहाँ प्रसम में जो फ्रैंकफर्ट संसद थी, उसी में एक प्रस्ताव लाए ये लोग, पूंजीपति और उदारवादी लोग मिलकर एक प्रस्ताव लाए कि हम इनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि जो पूरी जो जर्मनी है खंडित अवस्था में है, उसको एक करने का प्रयास किया जाए। और वो प्रयास कहीं ना कहीं फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के अधीन हो, क्योंकि राजा उस समय यही थे। तो उन्होंने क्या किया, उस प्रस्ताव को नकार दिया। इसने कहा, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने कहा कि हम जनता के द्वारा दिए गए, आप सबके द्वारा दिए गए किसी भी चीज को हम नहीं मानते, क्योंकि दम्भी शासक था, थोड़ा घमंडी शासक था। तो इसने क्या किया, नकार दिया। और जब नकार दिया तो जो संसद थी असफल हो गई कि अब क्या करना है। जब इसी ने नकार दिया तो ये व्यवस्था कैसे चलेगी। तो इस तरह से फ्रैंकफर्ट जो संसद थी बिल्कुल असफल हो गई। अगला है 1857 में बना जर्मनी संघ। देखो जो जर्मनी संघ था, जर्मनी संघ ये यही नीचे बना हुआ था, जर्मनी के नीचे ही बना हुआ था जर्मनी संघ। अभी आप लोग को आगे विधिवत मैप बनाएंगे तो आपको समझाएंगे। जर्मनी जो संघ बना था उसमें लगभग 39 राज्य थे। ठीक है, बाद में चलकर 22 हो गए। ठीक है, 39 राज्य थे। सब लोग मिल करके, ये जो 22 राज्य थे, लगभग 39 राज्य थे, सब लोग मिल करके पूरी की पूरी जर्मनी को एक करने का प्रयास कर रहे थे। जब पूरी की पूरी जर्मनी को एक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यही बगल में आपका ऑस्ट्रिया भी था। जैसे पूरा जर्मनी है तो यही बगल में ऑस्ट्रिया भी था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो इस पर ताक लगाए हुए बैठा था। ठीक है, तो जो 1857 में जर्मनी संघ जो निर्मित हुआ था, ये पूरे जर्मनी को एक करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बगल में जो ऑस्ट्रिया है इसको बार बार
इसको बार बार परेशान करता था, इसमें रोकता टोकता था, इसमें शामिल ही नहीं होता था, अगर शामिल होता तो इसमें कूटनीति डालने का प्रयास करता था, जिसकी वजह से ये भी बहुत सक्षम नहीं हो पाया। इसकी वजह से जो है ये वाले जो क्षेत्र हैं मिल नहीं पाए, क्योंकि इनका लगाव धीरे धीरे इनकी तरफ होता जा रहा था, ये वाला क्षेत्र इनसे मिल नहीं पाया, उत्तर और दक्षिण अलग अलग होते जा रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं बाधा में एक काम किया कि बाधा रहा कि जब जर्मनी संघ बना तो जो दक्षिणी क्षेत्र का झुकाव ऑस्ट्रिया की तरफ थोड़ा दिखा और जो उत्तर का क्षेत्र था वो अलग रह गया, जिसकी वजह से एकीकरण में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हुई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझते चलिए, लिखते फिर बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, बाधा हो गया। अब आप नजर डालते हैं इसके एकीकरण के पक्ष पे। ठीक है, एकीकरण के जो सकारात्मक बिंदु हैं उस पर हम थोड़ा नजर डालते हैं। इधर देखिए, देखिए वो तो बाधा रहा। अब बाधा के बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसके एकीकरण के मतलब एकीकरण के पक्ष कौन कौन से है। जैसे होता क्या है कि ऐसे कौन कौन से बिंदु थे जिसको पकड़ करके कोई शासक, जिसके सहारे कोई शासक, जिसके माध्यम से कोई राजा, कोई नेता, कोई शासक उस पूरे जर्मनी को एक कर दे। ऐसे कौन कौन से सहारे, ऐसे कौन कौन से सकारात्मक बिंदु थे, उन बिंदुओं को हम देखते हैं कि जर्मनी में ऐसे कौन कौन से बिंदु थे जिनको पकड़ के एक कर देता। तो जर्मनी में एक भाषा थी, सांस्कृतिक रूप से एक बनाव, जैसे इटली में आपका एक था वैसे जर्मनी में भी जर्मन भाषा चलती थी, तो वहां भी एक ही भाषा था। दूसरा कह रहा है कि नेपोलियन का सैन्य अभियान, नेपोलियन जब आक्रमण किया था, ठीक है, नेपोलियन जब आक्रमण किया था तो उस समय उसने 200 छोटे छोटे प्रांतों को 200 छोटे प्रांतों को लगभग 39 राज्यों में या बड़े राज्यों में तब्दील कर दिया था। ठीक है, जब आक्रमण किया था इसने जर्मन पर, तो उस अपने आक्रमण के क्रम में 200 छोटे छोटे प्रांतों को लगभग 39 राज्यों में तब्दील कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो इसका जो कार्यक्रम है, तो अब जैसे ये जर्मनी पर आक्रमण किया तो छोटे छोटे राज्यों को पहले तो खुद एकीकृत किया। दूसरा जो अन्य राज्य थे, मतलब जो बचे हुए राज्य थे, उनको सबको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको एक में ले ले, अपने अधीन ले ले, तो इसलिए उन सब में मिल करके एक राष्ट्रवाद की लहर दौड़ने लगी कि हम कहीं कहीं मिल जाएं और इनसे सुरक्षा कर पाने का प्रयास करें, अदरवाइज हमको भी निकल जाएगा ये क्षेत्र। ठीक है, जो हमको भी जो है नेपोलियन अपने अधीन ले लेगा, इसलिए उनमें राष्ट्रवाद की लहर दौड़ने लगी। तो उसी के प्रभाव से एक राइन संघ का भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये आप देखते रहिए, उसी के प्रभाव से एक राइन संघ का निर्माण हुआ और उस राइन संघ में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ने लगी कि हम कहीं ना कहीं एक हो जाए, अदरवाइज नेपोलियन हमको भी निगल जाएगा, हमको भी अपने अधीन ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रवाद का वहां पर उदय हो गया। तो वो भी जो सकारात्मक बिंदु रहा कि बाद में इटली के एकीकरण में राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ता गया। ठीक है, आगे है हीगल व कांट। कांट है हीगल, कांट व हम्बोल्ट जैसे राष्ट्रवादियों का उदय की, राष्ट्रवादी की विचारधारा। ठीक है, देखो हीगल, कांट, हम्बोल्ट ये वहाँ के विचारधारा, मतलब कुछ वहाँ के दार्शनिक थे। ठीक है, ये बहुत अपने अच्छे अच्छे विचार देते थे कि हम जो है स्वतंत्र हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, हमको ऐसा करना चाहिए ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। हम क्या करें ताकि अपने देश के प्रति अपनी भक्ति मतलब जगा सके, राष्ट्रवाद की भावना को जगा सके। तो इनकी लेखनी में वो राष्ट्रवाद की जो भाव है, राष्ट्रवाद की जो प्रतियां हैं वो झलकती थी। तो इनके कहने से ही कुछ न कुछ लोग जो है राष्ट्रवाद की ओर मुड़ जाते थे। इसकी वजह से इनकी किताबें पढ़ करके कुछ लोग जो है जर्मनी को एकीकृत करने का जो है प्रयास करने लगते थे। इसलिए इनकी ये जो विचारधारा के लोग हैं, कांट, हम्बोल्ट, ये जो दार्शनिक है, इनके पुस्तकों से भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा सकारात्मक। अगला देखिए, विलियम प्रथम और मिसमार्क का योगदान। अब देखिए, जो फ्रेडरिक आपका चतुर्थ था, फ्रेडरिक जो आपका चतुर्थ था, ठीक है, इसी का पुत्र हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, विलियम प्रथम। ये प्लस बिस्मार्क, ये और मिसमार्क, यही दोनों लोग मिल करके पूरा इटली के जो एकीकरण की कहानी रचेंगे। आप इन लोग को दोनों को ध्यान रखिएगा, यही दोनों लोग मिल करके पूरे के पूरे इटली के एकीकरण की जो कहानी रचेंगे। आगे देखिए, अब इसको कहानी आगे बताएंगे, बस ये समझिए कि योग्य नेता थे विलियम प्रथम, जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के पुत्र थे, और जो बिस्मार्क है एक चांसलर था। ठीक है, इसको कहानी आगे बताएंगे। अगला है ये उदारवादी है। पांचवा है उदारवादी एवं पूंजीवादी। जो वहाँ के उदारवादी, मैंने अभी बताया आपको फ्रैंकफर्ट की संसद की असफलता में कि जो पूंजीवादी थे, उदारवादी थे, वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि यदि पूरा जर्मनी एक हो जाएगा तो उनको बड़ा बाजार मिलेगा। क्योंकि जब टूटा फूटा था तो एक राज्य जब दूसरे राज्य में जाते थे, जैसे फ्रैंकफर्ट से उनको सैक्सनी में जाना हुआ, उन्हीं क्षेत्रों में जाना हुआ, तो वहाँ का जो शासक होता है दूसरे क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए पूरा जर्मनी है, यहाँ से ये पूंजीपति यहाँ है, अगर वो यहाँ जाना चाहते थे
ठीक है, इस क्षेत्र से यहाँ जाना चाहते थे तो यहाँ का शासक कोई और होता था, इनको बाधित कर देता था कि आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ का जो शासक होता था इसको बाधित कर देता था कि आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते। तो इस छोटे से व्यापार में ही, छोटे से क्षेत्र में ही इनका व्यापार सीमित होकर रह जाता था। तो ये चाहते थे कि यदि एक हो जाएगा पूरा का पूरा इटली, तो हमको कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इटली पर अधिकार हो जाएगा, पूरे के पूरे इटली में हम व्यापार कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा बाजार कहीं ना कहीं विस्तृत हो जाएगा, हमारा जो उद्योग है बहुत बढ़ जाएगा। तो पूंजीपति उद्योगपति भी चाहते थे, तो इनका समर्थन था, ये समर्थन भी करते थे, पैसा भी देते थे ताकि इटली का एकीकरण हो पाए। ये पांचवा पॉइंट रहा। छठा पॉइंट है 1850 में ओलमुज सम्मेलन। देखो जब ये विलियम प्रथम है, ठीक है, सॉरी विलियम चतुर्थ है, ये विलियम चतुर्थ है। जब मैंने आपको बताया फ्रैंकफर्ट की असफलता, जो फ्रैंकफर्ट की असफलता हुई, फ्रैंकफर्ट की जो असफलता हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1848। 1848 को संसद की जो है फ्रैंकफर्ट संसद की असफलता हुई, और 2 ही साल बाद जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे, इनको महसूस होने लगा कहीं ना कहीं हमने गलत किया, जो इस प्रस्ताव को मैंने नकार दिया। ठीक है, तो फिर आगे चलकर 2 साल बाद 1850 में उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम एक ओलमुज, ये जो है, ठीक है, हम एक ओलमुज सम्मेलन बुलाते हैं, ठीक है, और उसमें निर्णय लेते हैं कि कौन कौन हम क्या क्या निर्णय करें, कैसे निर्णय लें, ताकि हम अपने जर्मनी को जो है एक कर पाएं। मतलब 2 साल बाद जब फ्रैंकफर्ट की असफलता हम नकार दिए कि हम नहीं, हम अपने नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं करेंगे, तो बाद में 2 साल बाद इनको महसूस हुआ, तो उन्होंने एक संघ बुलाई, एक समिति बुलाई, जिसको हम ओलमुज सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और जिसकी अध्यक्षता फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ कर रहे थे। उसमें इन्होंने निर्णय लिया कि हम एकीकृत करेंगे अपने अधीन। तो ये भी सकारात्मक बिंदु रहा कि इनका भी साथ मिल गया। अगला है आर्थिक मंदी। अब आर्थिक मंदी जब आई 1857 से 66 तक, ठीक है, 1857 से 66 के मध्य आर्थिक मंदी आई। इस मंदी के क्रम में चारों तरफ त्राहिमाम होने लगा, हर क्षेत्र जो है गरीबी से ग्रस्त हो गया। तो जब गरीबी से, भूखमरी से, आदि क्षेत्रों आदि चीज़ों से ग्रस्त होने लगा, तो यहाँ के जो शासक थे उसको प्लस पॉइंट बनाए। अब कहीं ना कहीं आप एक हो जाओ, मतलब इन लोगों ने नारा देने, जहाँ के जो नेता थे सब नारा देने लगे कहीं ना कहीं आप एक हो जाओ, अदरवाइज ये जो है भुखमरी हमको खा जाएगी। और ये जो भुखमरी है, ये जो आर्थिक मंदी है, कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी राज्यों की वजह से ही आया है। अब ये जो नेता थे यहाँ के जो उद्योगपति थे, इनको उकसाने लगे कि कहीं ना कहीं यदि आपका व्यापार यहाँ तक गया होता, तो आपका व्यापार यहाँ तक आया होता, आपका व्यापार इस राज्य तक आया होता, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से कुछ चीज़ों को मंगवा सकते थे, यहाँ से कुछ चीज़ों को दे सकते थे, यहाँ पर अपना व्यापार फैला सकते थे, जिसकी वजह से आज हमें सिर्फ अपने पर डिपेंड ना रहकर जीना होता, हम अदर राज्यों का आज भी सहारा लेकर आज जी पाते। लेकिन एकीकृत नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम एक क्षेत्र विशेष में सीमित हैं, और जो अन्य क्षेत्र हमसे कटा हुआ है, जिसकी वजह से हम किसी से मदद नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो कारण है, मुख्य कारण है, इटली का एकीकरण ना होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक कारण है, जिसकी वजह से हम अपने आर्थिक मंदी में अपना कुछ सहारा नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे 7 पॉइंट रहे। आप साथ में भी 5 भी डाल देंगे, 7 में से 5 भी डाल देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये सकारात्मक बिंदु भी हो गए, बाधाएं हो गई, सकारात्मक बिंदु। अब योगदान देखिए, बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये योगदान। यही एक प्रश्न बनाता है, मैंने देखा है कई बार कि प्रश्न यही सीधा उठा देता है कि इटली के एकीकरण में जो नेताओं का योगदान को बताएं, और इस जैसे उसमें आप देखेंगे जर्मनी के एकीकरण में नेताओं का योगदान को बताएं, तो इसमें तो सिर्फ एक ही नेता है, बिस्मार्क। लेकिन जो इटली का एकीकरण था, इटली के एकीकरण में आपको गैरिबाल्डी भी मिलेगा, जोसेफ मैज़नी भी मिलेगा, और काउंट काउर मिलेगा, इमैनुअल सेकंड मिलेगा, तो कई लोग उसमें मिलेंगे। तो वो उसमें आपका भ्रमित हो सकते थे। थोड़ा उससे सरल ये है कि इसमें सिर्फ एक ही नेता को आपको पढ़ना है, जिसका नाम बिस्मार्क है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था 1815 में जन्म हुआ था, और इसकी मृत्यु जो होती है 1898 में हुई थी। 1815 में इसका जन्म हुआ था, 1898 में इसकी मृत्यु हुई थी। यह एक जमींदार कुल में, जमींदार जो है परिवार में पैदा हुआ था, कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, और बर्लिन में पैदा हुआ था। इसका जन्म जो है बर्लिन में एक जमींदार के घर कुलीन परिवार में हुआ था। ठीक है, यह महान कूटनीतिज्ञ था। महान कूटनीतिज्ञ इसलिए कि अपने चांसलर के बनते ही, अपने प्रधानमंत्री पद को धारण करते ही इसने पूरी की पूरी जनता को एक करने का प्रयास किया। इसने पूरी की पूरी जनता को नारा दिया कि हे देशवासियों, हे प्रसावासियों, ये आप लाइन आप लिख देंगे, हे प्रसावासियों, हे प्रसावासियों, ठीक है, हे प्रसावासियों, आज हमें प्रसा की शक्ति की ओर
प्रशा की शक्ति की ओर देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, न कि उदारवाद की ओर। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट लाइन कहा था। ये कभी काल वैकल्पिक प्रश्न में पूछ देता है, न कि उदारवाद की ओर, न कि उदारवाद की ओर। ठीक है, ये जो लाइन है इन्होंने कहा, मतलब कहने का मतलब ये है कि हे प्रसावासी, आप जो अलग अलग जी रहे हैं, मतलब प्रसा का मतलब जर्मनी में ही प्रसा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, इसी के अधीन उसका एकीकरण हुआ है जर्मनी का पूरा। तो इन्होंने कहा कि हे प्रसावासियों, आज प्रसा को शक्ति की ओर देखने की जरूरत है, न कि उदारवाद की ओर, क्योंकि उस वक्त उदारवाद और पूंजीवादी प्रभावित थे। तो उन्होंने कहा कि हमको सैन्य शक्ति पहले जुटाना है। ठीक है, उदारवाद के नहीं जीना है, पहले हमको सैन्य शक्ति जुटाएंगे, तो ही जो आस पड़ोस के क्षेत्र है सबसे हम विजय, सबसे हम जो जीत सकते हैं। ठीक है, तो हमको पहले सैन्य शक्ति को देखने की जरूरत है। आगे चल के उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति दी। लौह रक्त का मतलब ये होता है कहीं जहां नरमी दिखाने की आवश्यकता थी वहां नरमी दिखाए, जहां रक्त संबंध जोड़ने की बात थी वहां इन्होंने रक्त संबंध का मतलब होता है कि प्रगाढ़ संबंध जोड़ना किसी से। एक तरफ आप रक्त संबंध जोड़ रहे हैं, जैसे कोई आपका शत्रु है, अगर आप उनसे काम निकलवाना है, दो शत्रु मान लीजिए आप एक हैं, ठीक है, एक ये शत्रु है, एक ये शत्रु है। ठीक है, तो हो सकता है इसका आप समर्थन अगर आपको प्राप्त करना हो, इसको हराने के लिए आपको इनका समर्थन प्राप्त करना हो, तो आप इनसे रोटी बेटी का नाता जोड़ लेंगे, इनसे शादी विवाह का संबंध जोड़ लेंगे, वैवाहिक संबंध जोड़ लेंगे, या तो अपनी बेटी या तो इनकी बेटी बहन से शादी करके अपना मतलब रक्त संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो लौह नीति, मतलब यदि ये राज्य गड़बड़ कर रहा है तो इनको जोड़ करके इन्हीं के समर्थन से ये इनके प्रति जो है तलवार की भाषा से इनसे निपट सकता है, तो इनके समर्थन से। तो ये लौह और रक्त नीति बिल्कुल निपुण व्यक्ति था, बिल्कुल निपुण शासक था। अगला है 1867 से 1871 के वो जो है 1867 से 61 तक जो है जर्मनी का चांसलर रहा है, उत्तरी जर्मनी में ही बसा है। तो इतना आप इसके बारे में लिखेंगे तो आपका कम से कम एक से 1.5 पेज होएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा योगदान इसका। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो अंतिम चरण में आता है एकीकरण का चरण, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब है। ठीक है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी जो प्रश्न है सीधा यहीं से बना देता है कि एकीकरण के चरण को बताए। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें समझिए आप लोग। ये जो क्षेत्र है यहां पर मैंने बताया आप लोग को डेनमार्क, ये जो है यहां पर फ्रांस है, क्या है, फ्रांस। ये जो क्षेत्र है एल्सस व लॉरेन जर्मनी का क्षेत्र है। ध्यान से देखिए, अभी ये जो क्षेत्र है ऑस्ट्रिया का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये ऑस्ट्रिया का क्षेत्र है। ठीक है, ये डेनमार्क है, ये ऑस्ट्रिया है। इधर है क्या है, पोलैंड, और इधर क्या है, ये सटा तो नहीं है लेकिन पोलैंड से सटा हुआ रूस है। ठीक है, इतना आप जानिए। यहां पर क्या है, यहां पर सेल्सविग है, और यहां पर क्या है, होल्स्टीन। ठीक है, होल्स्टीन, दो प्रदेश हैं। ठीक है, इधर आपका लग्जमबर्ग है, ठीक है, इधर आपका नीदरलैंड है। इन सब का विशेष मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। यहाँ पर उत्तरी सागर है, ठीक है, यहाँ पर बाल्टिक सागर है। बस इतना आप ध्यान रखिए। इन क्षेत्रों में यहाँ पर फ्रैंकफर्ट है, फ्रैंकफर्ट की संसद मतलब यही था। ठीक है, ये राइन क्षेत्र है, मैं आगे बताऊंगा। चलिए इतना आप ध्यान रखिए। ये सैक्सनी प्रदेश है। ठीक, कुछ क्षेत्रों को आप जानते रहिए, बस बहुत विशेष नहीं जानना है, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इतना क्षेत्र है। अब इसमें देखिए, पहला जो चरण है एकीकरण का, जो पहला चरण है, इस एकीकरण के पहले चरण में कौन थे, विलियम प्रथम। क्योंकि विलियम जो फ्रेडरिक चतुर्थ थे, उन्होंने अपने पुत्र विलियम प्रथम को जो है गद्दी सौंप दिया था। विलियम प्रथम प्लस विलियम प्रथम नहीं, 1867 में किसको, बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया,
पीएम बना था, ठीक है, ये पीएम बना था वहाँ का, जर्मनी का। तो इन दोनों की निगरानी में ही, इन दोनों के समर्थन से ही अब पूरी की पूरी इटली का एकीकरण किया जाएगा। तो इन क्षेत्रों को आप देखिए। अब जो पहला होता है, पहले जो ये जो दोनों क्षेत्र हैं, सेल्स्विक होल्स्टाइन, इस पर जो कब्जा था किसका था? इस पर जो कब्जा था, ये पूरा जो सेल्स्विक होल्स्टीन जो क्षेत्र है, इस पर कब्जा डेनमार्क का था। किसका था? डेनमार्क का। दोनों भी कब्जा डेनमार्क का था। तो इसने क्या किया, जो यहाँ प्रसा है, यहाँ पर प्रसा, ये प्रसा थोड़ा बड़ा क्षेत्र है। इसी प्रसा क्षेत्र में ये विलियम प्रथम और बिस्मार्क जो यहीं पर दोनों रहते थे। अब दोनों ने माना कि हम ही लोग पूरे जर्मनी को जो भी खंडित है उसको एक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो ऑस्ट्रिया के पास गए, पहले ये जो विलियम प्रथम और बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के पास गए, और ऑस्ट्रिया का जो उस समय जो ऑस्ट्रिया था उस समय इनसे निवेदन करने लगे ऑस्ट्रिया से कि आप अगर मेरा साथ देते हैं तो हम आपको सेल्स्विक या होल्स्टीन में से किसी एक प्रदेश को दे देंगे, क्योंकि जो डेनमार्क है वो हमारा जो 2 क्षेत्र है, सेल्स्विक होल्स्टीन जो क्षेत्र जीत चुका है, वो हमसे दे चुका है, हमसे हड़प चुका है। अतः यदि आप हमारा समर्थन करते हैं तो आपको एक क्षेत्र, हम आधा जीता हुआ प्रदेश जो है 50% आपको दे देंगे और 50% हम अपने पास रखेंगे। तो इसने जो जर्मनी है, प्रसा है, इसने इसको मना लिया, ऑस्ट्रिया को मना लिया। अब ऑस्ट्रिया को मनाने के बाद जो है जो डेनमार्क है, क्योंकि इसकी शक्ति मिलने के बाद प्रसा काफी मजबूत हो गया। अब जो दोनों शक्तियां मजबूत हो गई, दोनों के संयुक्त समर्थन से डेनमार्क पर इन लोग आक्रमण बोल दिया। प्रसा ने डेनमार्क पर आक्रमण बोल दिया ऑस्ट्रिया के सहयोग से। उसकी वजह से डेनमार्क को हारना पड़ा, क्योंकि डेनमार्क की शक्ति कमजोर पड़ गई दोनों संयुक्त सेनाओं के सामने। अतः इन दोनों क्षेत्र को इसने क्या किया? जीत लिया। अब जब प्रसा ने दोनों क्षेत्रों को जीत लिया तो सेल्स्विक जो क्षेत्र है, जो ऊपर वाला क्षेत्र है, प्रसा ने अपने पास रख लिया, और जो होल्स्टाइन है, ये जो नीचे वाला होल्स्टाइन है, उसको क्या किया? ऑस्ट्रिया को दे दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इनकी ऑस्ट्रिया के सहयोग से जब प्रसा ने डेनमार्क को जीता, तो डेनमार्क के जीते हुए 2 खंडों को, जो भागों को, सेल्स्विक और होल्स्टीन में से एक प्रदेश सेल्स्विक जो है प्रसा को दे दिया, और जो दूसरा है, एक जो क्षेत्र है प्रसा अपने पास रख लिया, जो सेल्स्विक नाम जाना जाता है, और दूसरा होल्स्टाइन है जो ऑस्ट्रिया को उसने दे दिया। इतना आप समझिए। लेकिन इसमें एक चालाकी प्रसा ने किया, जो बिस्मार्क है, क्योंकि बिस्मार्क बड़ा चालाक था। वो जानता था कि यदि हम ऐसा बांट के आधा देंगे तो भी यदि हम पूरे के पूरे जर्मनी को जीत लेते हैं, तो यदि इसका साथ लेंगे इसको जीतने के लिए, इसका साथ लेंगे इसको जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं यदि हम 50% सबको कर देंगे तो हमारा जो जर्मनी तो आधा ही बच जाएगा, आधा कहीं ना कहीं किसी सबको मुझे देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? चालाकी किया। उसने एक सहमति पत्र पर एक हस्ताक्षर करवाया। वो सहमति पत्र बिल्कुल अधूरा सा था, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं आप लोग कि नकली टाइप का करवाया, नकली टाइप का इनसे हस्ताक्षर इनसे करवाया। ठीक है, मतलब एक अस्पष्ट संधि उनसे की कि यदि हम जीतेंगे तो आपको एक प्रदेश दे देंगे, तो बिल्कुल अस्पष्ट नहीं हो पाया था। अब ये सोच रहा है कि यदि हम ऑस्ट्रिया को नहीं देना चाहते तो कोई ना कोई हमको चालाकी करनी पड़ेगी। पर बिस्मार्क था तो उसने चालाकी किया, कोई स्पष्ट तौर पर इनसे नहीं कहा कि हम आपको क्षेत्र दे रहे हैं। उसने थोड़ा सा घोषणा कर दिया कि आप सेल्स्विक क्षेत्र जो मैं रख रहा हूँ, होल्स्टीन प्रदेश आप रख लीजिए। उसे केवल आमतौर पर मौखिक रूप से घोषणा कर दिया। अब आगे देखिए, पहला क्षेत्र ये रहा। अब दूसरा क्षेत्र, दूसरा चरण क्या होगा? देखिए, दूसरे चरण में होगा क्या कि पहले चरण में उसने सेल्स्विक होल्स्टीन क्षेत्र को जीत लिया जर्मनी के सहयोग से। अब दूसरे में क्या होगा? देखिए, दूसरा चरण 1866 में अब दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब किसके मध्य युद्ध हुआ? देखिए, ऑस्ट्रिया बनाम प्रसा मतलब जर्मनी, ठीक है, प्रसा, इन दोनों के मध्य आक्रमण हुआ। ठीक है, अब आक्रमण कैसे होगा, कैसे रणनीति बनाएगा, थोड़ा सा मैप आप लोग को बना देते हैं, थोड़ा समय बना रहे हैं। इसे अगर आप लोग मैप थोड़ा जानते रहेंगे तो आपको चीज़ें लिखने में जो है आसानी होगी। आसानी क्या, आपके उत्तर में गुणवत्ता आएगी। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा जर्मनी का मैप रहा। ठीक है, ये रहा सेल्स्विक, ये रहा होल्स्टीन। ठीक है, ये सेल्स्विक रहा, ये होल्स्टीन रहा, इधर डेनमार्क रहा, ऑस्ट्रिया ये रहा, ऑस्ट्रिया ये रहा। ठीक है, और इधर आपका फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस, और इधर आपका क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो क्या करेगा? एक क्षेत्र जो उसने होल्स्टीन जो दिया है इसने ऑस्ट्रिया को, अब वो छीनने का प्रयास करेगा। अब छीनने के लिए इसको रणनीति काफी अपनानी पड़ेगी। अब क्योंकि ऑस्ट्रिया उसमें काफी मजबूत देश था, तो हो सकता है वो फ्रांस का समर्थन ले सकता था, हो सकता है स्विट्जरलैंड का समर्थन ले सकता था, हो सकता है जो इधर पोलैंड है,
पोलैंड का समर्थन ले सकता था इसको दबाने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया इसी के नजदीक हो सकता है इसका समर्थन लेके इसको दबाने का प्रयास करे। अब क्या करेगा कि जो बिस्मार्क है उसने एक नीति अपनाया। उसने क्या किया कि जो पोलैंड का इधर वाला क्षेत्र है, इधर रूस वाला क्षेत्र है, उसने क्या किया कि जो इधर फ्रांस है, फ्रांस को क्या किया, उधर रूस वाला क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये रूस है, ये जो फ्रांस है ये फ्रांस। अब ये जो राइन यहाँ पर क्षेत्र है, क्योंकि जो एल्सस और लारेन ये क्षेत्र है, एल्सस लारेन क्षेत्र तो फ्रांस पहले रखा था, ठीक है, ये राइन जो क्षेत्र है, अब राइन क्षेत्र को भी जो प्रसा था यहाँ पर, प्रसा ने राइन क्षेत्र को भी इनको फ्रांस को देने का वादा कर दिया। कहा यदि आप हमारा समर्थन करेंगे, इसका समर्थन नहीं करेंगे ऑस्ट्रिया का, तो जो राइन क्षेत्र मैं आपको दे दूंगा। तो राइन क्षेत्र को देने का फ्रांस से वादा किया, अतः फ्रांस को उसने अलग थलग कर दिया। दूसरा, अब हो सकता है ऑस्ट्रिया पोलैंड का सहारा ले सकता था, क्योंकि इसको अलग कर दिया, फ्रांस का सहारा ले नहीं पाएगा, इसको लालच दे दिया प्रसा ने, बिस्मार्क ने। अब उसकी दूसरी कूटनीति क्या चली कि अब हो सकता है कि रूस इसका समर्थन कर दे, तो उसने रूस को क्या किया, रूस को अलग थलग, हो सकता है पोलैंड इसका समर्थन दे दे, तो पोलैंड को अलग थलग और रूस को अलग थलग करने के लिए क्या किया, उसको रूस का जो शासक जार था, जार का जो रूस यहाँ शासक जार था, रूस का शासक जार था, तो जार का पोलैंड से हमेशा आक्रमण होता रहता था। तो पोलैंड के युद्ध के समय, किसके, पोलैंड से युद्ध के समय उसने क्या किया, समर्थन कर दिया, किसने, प्रसा ने, किसका, रूस का। तो पोलैंड से युद्ध के समय रूस का जो है प्रसा ने समर्थन कर दिया और पोलैंड को जो है कमजोर कर दिया। तो इस तरह से रूस को भी अपने अधीन नहीं कर लिया, मतलब अपने समर्थन कर लिया। तीसरा रहा इटली को एक अवसर दिया, क्योंकि इटली का भी एकीकरण 1870 में हुआ था। तो 1866 के समय ही प्रसा ने कहा कि यदि हम इस पर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेंगे तो आप अपना जो क्षेत्र नीचे वाला, क्योंकि इसी के नीचे इटली है, मैंने बताया था कि ऊपर ऑस्ट्रिया है, ऊपर इटली में जब पढ़ा रहा था आप लोग को, तो मैं बताया कि इटली है, यहाँ पर आपका ये वेनेशिया क्षेत्र है, यहाँ पर लोम्बार्डी क्षेत्र है। तो इसने कहा था, प्रसा ने कहा कि यदि इटली से कि यदि हम 1866 में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करते हैं तो आप ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रियन जो आपका क्षेत्र वेनेशिया और लोम्बार्डी जीता है, वेनेशिया जो बच गया था, वेनेशिया आप तुरंत खींच लीजिएगा, जिसकी वजह से कमजोर हो जाए। तो प्रसा ने जब 1866 में युद्ध किया तो इटली ने क्या किया, अपने क्षेत्र को कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ से सैनिक उनको ऑस्ट्रिया को बुलाना पड़ा इनसे युद्ध करने के लिए, तो उसने इस क्षेत्र को भी खींच लिया, जिसकी वजह से उसका इटली का भी समर्थन मिल गया। अगला है आर्थिक संकट। देखो, आर्थिक संकट का मतलब यह हुआ कि जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क ने पूरे राज्य में फैला दिया कि जो कहीं न कहीं जो आर्थिक संकट को, जो हमारे यहाँ जो मंदी आई है, कहीं न कहीं उसका मुख्य कारण ऑस्ट्रिया ही है। उसका जो हमारे यहाँ जो कमी आई, भुखमरी आई है, उसका मुख्य कारण कहीं न कहीं ऑस्ट्रिया ही, जिसकी वजह से ये लोग बौखला गए, ठीक है, क्योंकि भुखमरी का शिकार हो गए थे, सबके बीवी बच्चे मर रहे थे खाने के लिए। तो यहाँ पर जब ये ऐसा भ्रम फैला दिया, आर्थिक संकट का, कृत्रिम आर्थिक संकट बनाने का फैला दिया, बहाना बता दिया सबको कि कहीं कहीं उसका कारण ऑस्ट्रिया ही है, तो उसकी वजह से जो दक्षिणांचल के यहाँ के जो क्षेत्र थे, यहाँ सब एकदम उसके उग्र हो गए। तो इस तरह से उसने सबका समर्थन प्राप्त कर लिया। अब इसके समर्थन के बाद उसने क्या किया, उत्तरी जो जर्मन का जो 22 संघराज्य थे, इनको भी मतलब इसका निर्माण किया गया। तब इन सब के सहयोग से, सब मतलब इन चारों नीतियों के सहयोग से इसने क्या किया, 1866 में जो सिडेवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य 1866 में सिडेवा का युद्ध हुआ, और इस सिडेवा के युद्ध में जो प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, ये प्रसा विजयी रहा और इसको पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद ये जो होल्स्टाइन का जो क्षेत्र है, जो दिया था पहले वाले में, उसको छीन लिया। इस तरह से पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा प्रसा के अधीन आ गया। अब कुछ क्षेत्र बचे हैं जो फ्रांस का जो राइन वाला क्षेत्र और जो एल्सस और लारेन का क्षेत्र जो फ्रांस कब्जा किए हुआ है। अब उस पर थोड़ा नजर डालते हैं, वहां पर बड़ी कूटनीति लगानी होगी आपको, ठीक है। कूटनीति समझने के लिए थोड़ा कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा आप लोगों को। अंतिम चरण है ये, तृतीय चरण, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए, ये देखिए, ये पूरा आपका जर्मनी रहा, ठीक है। ये आपका यहाँ फ्रांस है, यहाँ आपका फ्रांस है, ठीक है। ये वाला एल्सस लारेन क्षेत्र है, एल्सस लारेन क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या है, एल्सस लारेन क्षेत्र है, जो एल्सस लारेन क्षेत्र है। और यहाँ पर जो क्षेत्र है राइन क्षेत्र है, कौन सा, राइन,
यहाँ पर क्या है, लग्जमबर्ग है, यहाँ पर क्या है, ये लग्जमबर्ग है, और यहाँ पर क्या है, डेनमार्क था, आप सब जानते हो। यहाँ पर प्रसा है, प्रसा ने लगभग उसको सब जीत लिया था, सब क्षेत्र को जीत लिया है। यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को भी जीत लिया है, ऑस्ट्रिया से भी मतलब अपने जो क्षेत्र है उसको छीन लिया है, ठीक है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, इतना आप जानते रहिए। इधर आप पोलैंड है, वो सब जानते हो आप लोग, पहले मैप मैंने दिखा आप लोग को। अब देखिए इसकी कहानी को, 2 चरण में थे, उसने पहले चरण में सेल्सविक होल्स्टाइन क्षेत्र प्राप्त किया, सॉरी पहले चरण में जो इससे जीतकर सेल्सविक प्राप्त किया, दूसरे में होल्स्टाइन भी प्राप्त कर लिया, तो पूरा पूरा क्षेत्र इसका हो गया। अब तीसरे में क्या करेगा, और दूसरे में ही इसने फ्रांस से ये वादा भी किया था कि जो एल्सेस और लॉरेन क्षेत्र है वो परमानेंट आपको दे देंगे, और जो राइन वाला क्षेत्र है ये भी एक्स्ट्रा में आपको दे देंगे, ठीक है। इतना इसको लालच दिया, जिसकी वजह से ये युद्ध में इसके ऑस्ट्रिया का समर्थन न किया, जिसकी वजह से प्रसा ने जो है 1866 के सडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। अब तीसरा चरण क्या होता है, अब इसका रह गया था ये वाला क्षेत्र जो राइन और एल्सास लारिन का क्षेत्र है, अब ये भी छीनेगा, ठीक है। अब वहां भी चालाकी करेगा कि अब यहां क्या करेगा कि हुआ क्या कि जो जर्मनी का शासक था, प्रसा का शासक था विलियम प्रथम ने एक वाद फैलाया कि हम पूरे जर्मनी को एक करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो लेकिन उसी के बीच में जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क ने एक कूटनीति लगाई और पूरी जर्मनी में ये बात फैलाना शुरू कर दिया कि जो यहाँ का जो फ्रांस का उसमें शासक था नेपोलियन तृतीय, कौन सा था, नेपोलियन थर्ड या नेपोलियन तृतीय। तो बिस्मार्क ने ये बात पूरे जर्मनी में यहाँ फैला दिया कि जो नेपोलियन तृतीय है वह एल्सस मतलब यहीं पर एल्सस सारलैंड दोनों था, यहीं पर एल्सस था, यहीं पर ये सारलैंड था। तो उसने पूरे जर्मनी के क्षेत्रों को और प्लस इस क्षेत्रों में ये बात फैलाना शुरू कर दिया कि जो नेपोलियन तृतीय है, जो फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय है, ये हमसे एल्सस, लॉरेन और सारलैंड और ये जो राइन क्षेत्र है हमसे छीनना चाहता है। अब छीनना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो राइन क्षेत्र हैं और एल्सस और ये जो लॉरेन क्षेत्र हैं ये बिल्कुल क्रुद्ध हो गए जो फ्रांस के विरुद्ध। ये तिलमिला गए कि हमारे ऊपर अध्ययन करेगा, हमको गुलाम बनाएगा। तो ये जो क्षेत्र है प्रसा के समर्थन में आ गए और इनके जो नेपोलियन थे कि इनके विरुद्ध हो गए। वहाँ पर जो उसका नीति था, ठीक है, बिस्मार्क की जो नीति बहुत जटिल और कूटनीतिक नीति है। फिर अगला है, फिर आगे कहा कि जो लग्जमबर्ग है इसने इसका भी समर्थन, लेकिन लग्जमबर्ग को साथ न दे। इसने फिर कहा कि जो लग्जमबर्ग पर भी जो है जो फ्रांस से कब्जा करना चाहता है, ये फिर झूठी बात बोल दी कि इस पर कब्जा करना चाहता है, ठीक है। ये दो बातें कब्जा करना चाहता है, तो इसको भी अपने समर्थन में ले लिया, इनको भी समर्थन में ले लिया, इसको भी समर्थन में ले लिया, क्योंकि इसी क्षेत्र को जीतना है तो पहले इन क्षेत्रों को तोड़ना होगा, अपने मिलाना होगा, अपने सहयोग में लेना होगा, अपने समर्थन में लेना होगा। तो इसको फ्रांस अब अकेला होता जा रहा है बिल्कुल। अब क्या करेगा, अब उसी समय स्पेन जो है फ्रांस के यहाँ ऊपर स्पेन है, ठीक है। स्पेन में नेपोलियन नीचे है, तो यहाँ पर एक राज्य था स्पेन में उत्तराधिकार का मुद्दा चल रहा था। स्पेन में एक्चुअली इसाबेल सेकंड वहां की रानी थी, इसाबेल सेकंड, ठीक है। उनको हटा करके गद्दी से इनको हटा करके जो प्रसा का शासक था, प्रसा के विलियम प्रथम द्वारा होहेनजोलन वंश के शासक लियोपोल्ड को बैठा दिया। ये दो नाम आप याद रखिए, एक इसाबेल सेकंड, एक लियोपोल्ड, ठीक है। इसाबेल सेकंड देखो, क्योंकि फ्रांस के जो बगल ये पड़ोसी था, ये और फ्रांस का स्पेन से हमेशा झगड़ा होता रहता था, दोनों में आपसी संघर्ष होते रहते थे। तो ये दोनों क्षेत्र तो जीत ही लिया। जो बिस्मार्क ये चाहता था कि हम स्पेन वाला जो क्षेत्र है इससे भी इसको तोड़ दें, इसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इसको कुछ नुकसान पहुंचाए। तो इसने क्या किया कि स्पेन में उस समय उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था कि कौन गद्दी पे बैठे। तो उस समय इसाबेल जो सेकंड थी उनको गद्दी से हटा दिया गया, और वहीं का एक शासक था जो होहेनजोलन वंश, एक होहेनजोलन वंश वहां पर चलता था। होहेनजोलन वंश का एक शासक था लियोपोल्ड जिसको कहते हैं,
ठीक है, जिसका नाम क्या था, लियोपोल्ड। तो लियोपोल्ड को उसने क्या किया, जो बिस्मार्क है और सॉरी जो विलियम प्रथम है, उसने क्या किया, लियोपोल्ड को ही उत्तराधिकारी के रूप में चुन दिया, वहां पर गद्दी पर बैठा दिया। और जब इसको गद्दी पर यहाँ पर लियोपोल्ड को बैठा दिया, तब फ्रांस तिलमिला गया। अब फ्रांस को लगने लगा कि हर तरह से हमको ये घेरने का प्रयास कर रहा है। तो इसने क्या किया, एक दूत को, जो फ्रांस में यहाँ पर पसा में एक दूत रह रहा था, उसको एक खत लेकर के विलियम प्रथम के पास भेजा कि आप जाइए और आप विलियम प्रथम से कहिए कि कहीं वो जो है हमारे मुद्दों में, हमारे आपसी जो हमारे पड़ोसी देश स्पेन है, स्पेन के उत्तराधिकार में कहीं ना कहीं कोई हस्तक्षेप ना करे और वो अलग थलग बना रहे। ठीक है, अलग थलग बना रहे। इसलिए उसने क्या किया, अपने दूत को प्रसा में भेजा और विलियम प्रथम के पास। तो विलियम प्रथम के पास जब गया तो उस दिन विलियम प्रथम क्या था, छुट्टी के दिनों पे था, वो भ्रमण करने कहीं दूर पिकनिक पे गया था, खेलने के लिए कहीं दूर पे गया था, एंजॉय करने के लिए। उस समय जो प्रसा में रह रहा था वो था बिस्मार्क, जो उसका प्रधानमंत्री था। जो बिस्मार्क उसका प्रधानमंत्री था, तो जब ये दूत बिस्मार्क के पास पहुंचा, क्योंकि प्रधानमंत्री वही था, मुख्य वही था, तो उसके बाद जब खत लेके पहुंचा, तो जब उसने खत को पढ़ा तो उसको लगा कि ये शांति वाला पत्र भेजा है, कि यदि जो विलियम प्रथम के पास अगर गया होता तो विलियम प्रथम मान जाता कि ठीक है भाई, हम नहीं हस्तक्षेप करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बिस्मार्क जानता था यदि ये शांति पत्र सहमति हो गई और विलियम प्रथम मान गया कि नहीं करना है, नहीं युद्ध करेंगे, तो शांति की स्थिति आ जाएगी। और जब शांति की स्थिति आ जाएगी तो हम राइन और जो एल्सा जो सारलैंड का क्षेत्र है वो हम जीत नहीं पाएंगे, और तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक हम में और फ्रांस में संघर्ष ना हो जाए। तो उसने क्या किया, वहीं से विलियम प्रथम को खत भेजे बगैर उसने खत ले लिया बिस्मार्क ने, और उस खत पे उल्टा लिख दिया, ठीक है, अपनी भाषा में लिख दिया, घुमा फिरा के उसमें लिख दिया कि जो विलियम प्रथम ने ऐसा कुछ लिख दिया कि विलियम प्रथम ने जो फ्रांस का दूत है उसको कहीं न कहीं आहत किया है, उसके प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको काफ़ी फ्रांस में जो प्रसा में अपमानित किया है। अब जब ये खत भेजा गया फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय के पास जब ये खत लौटा तो उसको अपना अपमान महसूस हुआ। अब वो क्रुद्ध हो गया। एक तरफ इसने पूरे इस क्षेत्र को उकसाया कि आपके क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ लग्जमबर्ग को भी उकसाया बिस्मार्क ने कि आपके क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। तीसरी तरफ जो यहाँ का जो फ्रांस है, फ्रांस को भी उकसा दिया कि जो खत है, खत में विलियम प्रथम ने आपका विरोध किया है, आपको अपमानित किया है। अतः जो फ्रांस है, फ्रांस और प्रसा के मध्य वहीं पर 1870 में, यहाँ देखिए 1870 में, यहाँ देखिए 1870 में फ्रांस 1870 में दोनों के मध्य एक फ्रांस बनाम प्रशा, दोनों के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ, जिसको हम सेडान युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? 1870 में हुआ था फ्रांस और प्रशा के मध्य, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? सेडान के युद्ध, सेडान का युद्ध। लेकिन इसमें क्योंकि राइन क्षेत्र भी इसके अधीन हो गया था, लग्जमबर्ग इसके अधीन, मतलब इसके समर्थन में हो गया था, एल्सा सारलैंड भी इसके अधीन में था, और जो फ्रांस है ये अकेला पड़ गया बिल्कुल। और ये जो स्पेन है, स्पेन भी इसके समर्थन नहीं आ पाया, क्योंकि जो स्पेन है यहाँ के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करके इसको पहले ही कमजोर बना दिया। जो सेडान का युद्ध हुआ, इस सेडान के युद्ध में फ्रांस जो प्रसा है विजयी रहा, प्रसा विजयी रहा। और जब प्रसा विजयी रहा तो आगे चलकर जब इन सब क्षेत्रों, जो इसको भी प्राप्त कर लिया, इसको भी प्राप्त कर, सब क्षेत्रों को जब प्राप्त कर लिया तो पूरा का पूरा जो जर्मनी है एकीकृत हो गया। फिर बाद में बिस्मार्क ने 18 जनवरी, ठीक है, 18 जनवरी 1871 1871 में पूरे इटली का एकीकृत कर दिया। पूरे इटली को, सॉरी, पूरे जर्मनी को एक कर दिया। पूरे जर्मनी को एक कर दिया। इस तरह से पूरे के पूरे जर्मनी का एकीकरण लास्ट में 18 जनवरी 1871 में बिस्मार्क के अधीन जो है इसका एकीकरण संपन्न हो पाया। तो ये था पूरा का पूरा जर्मनी का एकीकरण। अगर आप लोग पूरा का पूरा वीडियो समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को पुनः बैक करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग को किसी भी चैप्टर में कोई समस्या हो रही है,
अगर क्योंकि मैं यूरोप का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद तो करवाऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा अगर आपको किसी चैप्टर में समस्या हो रही है, पूरे सोशल में, पूरे इंग्लिश में, इंग्लिश चाहे लिटरेचर का पार्ट हो चाहे ग्रामेटिकल पार्ट हो, कहीं भी कोई समस्या हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में, इस विषय के टॉपिक मुझे समस्या हो रही है, अतः आप इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आपके भारी समर्थन को देखते हुए। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में भारत के राष्ट्रवाद में किसी मुद्दे को लेकर। ठीक है, लगे रहिए तब तक।